दोस्तों, बहुत बड़ी खबर लेकर के आया हूं। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के धांधली के जो आरोप लग रहे हैं, ईवीएम के खिलाफ जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, महाराष्ट्र के चुनाव में पैसे का प्रयोग हुआ है, उसको लेकर के जो आरोप लग रहे हैं, उस पर अब आंदोलन बाकायदा शुरू हो गया है। और कोई ऐसा छोटा मोटा आंदोलन शुरू नहीं हुआ है। बाबा आढाव, डॉक्टर बाबा आढाव एक बड़ा नाम है। उन्होंने पुणे के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया है और इनके कद का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर बाबा आढाव के आंदोलन में आज शरद पवार पहुंचे, उसके बाद में उद्धव ठाकरे पहुंचे। आप कहेंगे ये दोनों तो हारी हुई पार्टियों के नेता है, तो जाहिर सी बात है ये नंबर बनाने के लिए पहुंच गए होंगे। तीसरा नाम चौंकाने वाला है। तीसरा नाम है अजीत पवार का। बीजेपी के साथ में उप मुख्यमंत्री, सरकार के उप मुख्यमंत्री, वो भी डॉक्टर बाबा आढाव से मिलने के लिए पुणे में पहुंच गए। तो कौन है ये डॉक्टर बाबा आढाव जो ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके प्रोटेस्ट में इतने बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं और ये खबर आपको कहीं पता नहीं लगी। दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। 72 घंटे के अंदर, यानी अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो 30 नवंबर है और 3 दिसंबर को चुनाव आयोग ने कांग्रेस को बुलावा भेजा है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने लगातार एक के बाद एक आरोप लगाए, कुछ चीजें, कुछ सबूत अपनी तरफ से सामने रखे और अब चुनाव आयोग ने बुलावा भेजा है कांग्रेस को। व्यक्तिगत रूप से चुनाव आयोग कांग्रेस पार्टी को सुनने का काम करेगा। चुनाव आयोग में अब कांग्रेस क्या पक्ष सामने रखेगी, क्या क्या सबूत सौंपेगी, कौन कौन सी जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं उनको कांग्रेस पार्टी लेकर के जाएगी, यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। तो दो बड़ी खबरें, दोनों महाराष्ट्र से जुड़ी हुई खबर हैं। और एक तरफ शरद पवार मिलने के लिए पहुंचे और शरद पवार ने भी कहा है कि जो आरोप लग रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तथ्य हैं। तो डॉक्टर बाबा आढाव के आंदोलन से शुरुआत करते हैं और उसके बाद में कांग्रेस को चुनाव आयोग ने बुलाया है। उस पर क्या कुछ है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाएगा, फिर उस पर बात करेंगे। सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें हैं डॉक्टर बाबा आढाव के आंदोलन की। और डॉक्टर बाबा आढाव की उम्र इस वक्त में 90 साल से ऊपर है। एक बहुत बड़े जाने माने समाज सेवी हैं। 90 साल से ऊपर की उम्र है। और डॉक्टर बाबा आढाव वो पिछले 3 दिनों से महाराष्ट्र के पुणे में, जहां पर महात्मा फुले रहते थे, वहां पर, जिसको फुलेवाड़ा कहा जाता है, वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। 90 साल से ऊपर के। अन्ना हजारे को भूल जाइए आप। अगर आपके दिमाग में कहीं पर अन्ना हजारे आ रहे हो, अन्ना हजारे अभी सो रहे हैं। अगर इस चुनाव में कुछ उल्टा होता तो अन्ना हजारे के पास में एएनआई पहुंच जाता और एएनआई जो है बाइट लेता। लेकिन अभी अन्ना हजारे का कोई जिक्र नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं पुणे के अंदर महात्मा फुले के फुलेवाड़ा में एक आंदोलन चल रहा है डॉक्टर बाबा आढाव का। और यहां पर 3 तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। शरद पवार मिलने के लिए पहुंचे हैं और दूसरी तस्वीर अजीत पवार आने वाले हैं और 1 बजे मिलने के लिए पहुंचेंगे उद्धव ठाकरे। तो यह तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आई है अभी अभी कुछ देर पहले। एबीपी न्यूज की बड़ी ब्रेकिंग कि शरद पवार, वो राजनीति के एक तरीके से महाराष्ट्र के भीष्म पितामह कहा जाते हैं और आप देखिए सबसे बड़े नेता है। और शरद पवार के साथ में यहां पर आपको जो शख्स नजर आ रहे हैं, यही है बाबा आढाव। और इनके साथ में शरद पवार यहां पर मुलाकात कर रहे हैं। अजीत पवार भी यहां पर पहुंचेंगे और उसके साथ साथ जो है वो उद्धव ठाकरे पहुंच रहे हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है वो आप ये कह सकते हैं प्रोटेस्ट है, अपने आप में बहुत बड़ा आंदोलन है जिसमें इतने बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। और क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। ईवीएम के खिलाफ बाबा आढाव का आंदोलन और ईवीएम के विरोध में पुणे में बाबा आढाव का आंदोलन जो है वो चल रहा है। और क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल एक धोखा है। तो ये बहुत बड़ा और बहुत गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। और चुनाव जो हुआ है, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, जिसमें आपको याद होगा भाजपा के एक राष्ट्रीय महासचिव, जिस पर अब मीडिया में बिल्कुल बात नहीं हो रही है,
किस तरीके से जो है वो विनोद तावड़े के पास में पैसे मिलने के आरोप लगे थे और फिर उसके बाद में 5 करोड़ से वो संख्या घट करके 9.5 लाख हो गई और अब 9.5 लाख का भी जिक्र नहीं है। उल्टा उन्होंने 100 करोड़ रुपए के मानहानि का नोटिस वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरीके से पैसे का इस्तेमाल किया गया ये हम सब ने देखा है। कहां कहां पर पैसा मिल रहा था। चुनाव आयोग ने भी बहुत पैसा जो है वो बताया। एकनाथ शिंदे के एक उम्मीदवार थे, उनके होटल से 2 करोड़ रुपए बरामद किए। ये आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग ने इस बात को माना था। उसके अलावा 5-5 करोड़ रुपए कई कई अन्य अलग अलग जगह से मिले। कुल मिलाकर के इस बार के चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में 121 करोड़ रुपए मिले थे 2019 के लोकसभा चुनाव में, और उसका 7 गुना ज्यादा 800 करोड़ रुपए पैसा जो है वो इस बार के चुनाव में पकड़ा गया है। यह आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से जो पुष्टि की गई है वो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। शरद पवार ने आज वहां पर पहुंच करके क्या कहा वो देखिए। चुनाव के बाद लग रहे आरोपों में कुछ तथ्य है, शरद पवार ने इस बात को कहा है। तो शरद पवार वहां पर पहुंच करके इस बात को कहते हैं कि जो आरोप लग रहे हैं उसमें तथ्य है, उसमें कुछ ना कुछ फैक्ट है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग इस पर क्या सफाई देता है और क्या महाराष्ट्र से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हो रही है। क्या महाराष्ट्र एक बार फिर से जो है चर्चा का केंद्र बनेगा। अजीत पवार यहां पर पहुंच रहे हैं, तो इसी से आप समझ जाइए कि बाबा अढ़ाव की जो शख्सियत है वो किस तरह की है। सरकार का कोई नुमाइंदा अगर किसी प्रोटेस्ट में पहुंच रहा है तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो शख्स कितना मजबूत होगा। दूसरी बड़ी बात, चुनाव आयोग उन्होंने कांग्रेस को बुलावा भेजा है। खबर आपकी स्क्रीन पर। ये 3 दिसंबर को चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर को मीटिंग के लिए कांग्रेस को बुलाया है। और क्यों कांग्रेस को बुलाया है? क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए कि चुनाव में धांधली हुई है। यह भी कहा गया कि आपका 5 बजे तक का जो आंकड़ा था वो कुछ और था, फिर रात को 11 बजे जो आंकड़ा था वो कुछ और था। चलिए मान लिया कि 5 बजे और 11 बजे के आंकड़े में अंतर हो सकता है, लेकिन अगले दिन फिर वो आंकड़ा क्यों बढ़ गया? लगातार जो वोट बढ़े उसको लेकर के आरोप लगे। और आज सुबह मैंने बड़ी खबर आपको बताई थी जिसमें कांग्रेस के नेता गुरदीप सिंह सप्पल उन्होंने विस्तार से जो है वो एक आरोप लगाया है। बाकायदा उसके उनके पास में तथ्य हैं, वो उनको सबको जो है चुनाव आयोग के सामने रखेंगे। उसमें वो कह रहे हैं कि 47 लाख वोट हमारे काटे गए और बीजेपी ने अपने वोट जोड़े। हर विधानसभा में 10,000 वोट हमारे काटे गए और बीजेपी ने उन वोटों की भरपाई करने के लिए अपने वोट जोड़े। ये मैंने आपको दिखाया था, आप एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर ये देख लीजिए। उन्होंने बाकायदा सिलसिलेवार तरीके से इस चीज को समझाया कि 2019 के लोकसभा चुनाव से लेकर के 2024 के लोकसभा चुनाव तक 5 साल में सिर्फ 37 लाख वोट बढ़ते हैं, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर के और अभी विधानसभा चुनाव के बीच में यानी 5 महीने के अंदर अंदर 47 लाख वोट बढ़ जाते हैं। और ये सारे आधिकारिक आंकड़े हैं, ये किसी कांग्रेस पार्टी के नहीं है, ये चुनाव आयोग की वेबसाइट के आंकड़े हैं कि 5 साल में महाराष्ट्र में 37 लाख वोटर बढ़े, जबकि सिर्फ 5 महीने के अंदर 47 लाख वोटर बढ़ गए। कांग्रेस पार्टी इसी को लेकर के आरोप लगा रही है कि आखिरकार ये माजरा क्या है। 5 साल में सिर्फ 37 लाख और 5 महीने में 47 लाख, ये आंकड़ा हजम होने वाला नहीं है। वाकई जो है ये आंकड़ा जो है वो बहुत परेशान करने वाला है। अब सवाल क्या है? अब सवाल यह है कि चुनाव आयोग वो कांग्रेस पार्टी को मिलने के लिए बुला रहा है। 3 तारीख को कांग्रेस पार्टी को मिलने के लिए चुनाव आयोग ने बुलाया है, उधर से चिट्ठी भी आई है। तो क्या फिर यह माना जाए कि कांग्रेस पार्टी वहां पर जाकर के अपनी तरफ से तथ्य रखेगी और उन तथ्यों पर चुनाव आयोग कोई एक्शन लेगा, या चुनाव आयोग क्लीन चिट पहले ही दे चुका है और चुनाव आयोग केवल खाना पूर्ति करने के लिए इसको बुला रहा है? वरिष्ठ पत्रकार मुकेश उन्होंने क्या लिखा है जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए। आखिरकार चुनाव आयोग ने कांग्रेस की सुनी, उसने बातचीत के लिए 3 दिसंबर को कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया, लेकिन आयोग ने फिर जोर देकर के कहा कि सब चंगासी। उनके इस बयान से जाहिर होता है कि चुनाव आयोग केवल बात करने की औपचारिकता पूरी कर रहा है, उसका रवैया वही है, बदलने वाला भी नहीं है। अब यह कांग्रेस पर है कि वह कितनी तैयारी से जाती है और कितना जोरदार तरीके से अपना और विपक्षी दलों का पक्ष रखती है।
उसे अपनी टीम में ऐसे विशेषज्ञों को शामिल करना चाहिए जो तकनीकी तौर पर ईवीएम के खेल को समझते हों। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि चुनाव आयोग अब कांग्रेस पार्टी को मिलने के लिए जब बुला रहा है, तो कांग्रेस पार्टी वहां पर चुनाव आयोग में क्या क्या फैक्ट रखती है, क्या क्या आंकड़े रखती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो है वो पूरी ताकत लगा करके, अगर आपके मन में कोई शंका है, अगर आपको लगता है कि चुनाव में पूरी तरह से चुनाव आयोग ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। कांग्रेस के एक नेता भाई जगताप, वो तो ये तक कह रहे हैं कि ये जो चुनाव आयोग है, ये मोदी के कुत्ते की तरह से काम कर रहा है, कि मोदी का कुत्ता बनकर के वो मोदी के बंगले के बाहर बैठा हुआ है। चुनाव आयोग के बारे में इस तरह की बातें उन्होंने कही, फिर बाद में कहा कि मैं माफी नहीं मांगने वाला हूं, मैंने जो बात कही है वो बात सही है और उस बात पर मैं टिका रहूंगा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो अब देखिए, जिस तरह से ये आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, इससे बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस पार्टी, और कल जिस तरीके से जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, उसके बाद में भी कांग्रेस पार्टी ने इस बात को दोहराया कि ये जो ईवीएम की जो पूरी प्रक्रिया है, ये संदिग्ध है। ईवीएम ने पूरे चुनाव की प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है। तो अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के सामने जब अपना पक्ष रखती है, तो उसमें क्या चुनाव आयोग उसी दिन क्लीन चिट दे देता है, कुछ समय लेता है, या कुछ मुद्दों पर, कुछ चीजों पर सुधार होता है, या पूरी प्रक्रिया जो है वो अब इतनी खराब हो गई है कि उसको किसी तरीके से भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो बहरहाल, ईवीएम को लेकर के जो मामला है वो अब बहुत आगे तक बढ़ गया है, और अब सवाल यही है कि इसमें तमाम विपक्षी पार्टियां और जिस तरीके से जो जो सामाजिक संगठन है वो अब निकल करके सामने आ रहे हैं, चुनाव आयोग पर क्या प्रेशर बना पाते हैं। चुनाव आयोग क्या इन तमाम विपक्षी पार्टियों का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, उनकी जो है वो बात को सुनता भी है, या सिरे से खारिज करके और इस बात को जो है वो डस्टबिन में डाल देता है। सवाल अब यह है कि एक वक्त तक इस देश में अन्ना हजारे के नाम पर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन हुआ। ऐसा बड़ा आंदोलन हुआ कि उसमें बड़े बड़े धन्ना सेठों के तरफ से खाने के फूड स्टॉल लगाए जाते थे, लोगों को बुलाया जाता था। यहां तक कि जो पत्रकार हैं, आज जो मोदी जी का नाम का गुणगान करते हैं, वो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ भीड़ बढ़ाने के लिए वहां पर पहुंचते थे। तो क्या वाकई वही दौर हम फिर से देखेंगे, और एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में भी लेकर के आना पड़ेगा? महाराष्ट्र पुणे में हो रहा है, उसको दिल्ली तक लाना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र पुणे के आंदोलन की सोचिए 3 दिन के बाद में आपके पास और मेरे पास खबर पहुंची है। तो वहां का आंदोलन कितने दिनों तक चल पाएगा? आप उस आंदोलन को, अगर कोई बड़ा आंदोलन करना चाहते हैं, तो दिल्ली तक। इस बात को अन्ना हजारे भी जानते थे और बीजेपी भी जानती थी, इसीलिए वो दिल्ली में आकर के आंदोलन पर बैठे। वो बात अलग है कि केजरीवाल उस आंदोलन का फिर चेहरा बने, पार्टी बना गए, लेकिन अब जो आंदोलन है या अब जो मुद्दा है वो ईवीएम पर है। और सवाल अब यह है कि ईवीएम पर चुनावी प्रक्रिया में क्या वाकई सुधार होता है, या सिर्फ और सिर्फ बातें बना करके, कुछ जो है वो स्टोरी बना करके, और इन सारी चीजों को, लोगों का जो गुस्सा है, आक्रोश है, उसको शांत कर दिया जाता है, या वाकई कोई समाधान निकलता है? आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।